रशीद साहब अटेंटिव होकर बैठे हैं। जब बंदा अटेंटिव होता है तो फिर कुछ ना कुछ जाहिर बात है गेम उसी वक्त करता है जब वो कोई ना कोई क्वेश्चन रेज करता है। तो इनका पहला क्वेश्चन था जनाब कातिल हमल के हवाले से था। तो मेरे भाई इस मेडिसिन के अंदर प्रोस्ट्रेशन और रिलैक्सेशन का मतलब होता है ढीलापन। इस कदर इसमें ढीलापन होता है तो उसकी वजह से, और उसकी भी आगे रीजनिंग आएगी एंटीसिपेशन, उसको भी मैं बयान करूंगा। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि अनाकार्डियम में और जेल्सीनियम में क्या फ़र्क होगा, यही था ना आपका? कास्टिकम में और इसमें पेशाब के वाले से था, वो तो रिलैक्सेशन वाला आ गया ना। और उसके बाद आपका ये था कि एग्जाम के हवाले से अनाकार्डियम में और जेल्सीनियम में या अर्जेंटम नाइट में, ये 3 मेडिसिन जो है ना, और एथुजा भी आती है। 4 मेडिसिन लिखी हुई है रेपर्टरी के अंदर, और भी शायद होंगी। अब अनाकार्डियम में देखिए, अनाकार्डियम का जो थीम होता है ना मेन, वो सस्पिशियस होता है। बंदे की तैयारी होती है लेकिन उसको वहम में मुब्तला हो जाता है कि पता नहीं इसका जवाब ये होगा या ये होगा, इसका जवाब ये होगा या ये होगा। इस चीज को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, और उस वक्त और बल्कि रिटर्न में भी अगर हो और इंटरव्यू में भी हो तो वो स्लिप हो जाता है। ये अनाकार्डियम का बेसिक इशू होता है। जबकि जो जेल्सीनियम की बात है, जेल्सीनियम के अंदर एंटीसिपेशन होता है, जैसा कि अर्जेंटम नाइट के मतलब होता है कि किसी भी चीज को लेके ये वक्त से पहले उन चीजों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इस किस्म की इसके अंदर बेसिक फीलिंग होती है। और एथुजा है, उसके अंदर डांट लगने का एहसास होता है। कोई भी मेडिसिन जो है ना, ये अपने थीम और क्राइटेरिया के अंदर वर्क करती है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, और बेहतर ये होता है कि जब आप किसी भी मेडिसिन को पढ़ते हैं उसके बाद या तो क्वेश्चन रेज कर लें, और दूसरे नंबर पर खुद जाके भी आप रीड करें। और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और रेपर्टरी के अंदर भी आपको इजीली रूब्रिक मिल जाते हैं। तो चूंकि वक्त की कमी है तो मैं आपकी बात को कोशिश करूंगा किसी में समझा दूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बात हो रही है जेल्सीनियम पर, और डॉक्टर मानला साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से जेल्सीनियम को समझा दिया है, और उन्होंने ये भी आपको बता दिया कि ये जर्द चंदेली होती है। और ख़ास तौर पर थोड़ा सा मैं रूब्रिक के बयान करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है ये आपके, ताकि ये चीज़ें जो जब किसी चीज़ के साथ मिला के रेफरेंस के साथ बात की जाती है तो वो ज़्यादा बेस मजबूत हो जाती है। तो जर्द चंबेली जो होती है ये वेस्टर्न कंट्रीज में, मगरबी ममालिक में पाई जाती है, और इसके पौधे के बारे में कहा जाता है कि ये एवरग्रीन के हमेशा सरसब्ज रहने वाला पौधा होता है, और मार्च के महीने में इस पर फूल आते हैं, और उनकी जो बीनी बीनी खुशबू होती है ना, वो कहते हैं कि उस इलाके को, वहाँ की फ़ज़ा को मुअत्तर कर देती है। और इस दवा का जिस ख़ानदान के साथ तल्लुक़ है वो है लोगानी एस्गरा। लोगानी एस्गरो के अंदर टॉक्सिन पाया जाता है, जहरीला मवाद पाया जाता है। इस ग्रुप की और जो अद्वियात हैं ख़ानदान की, उनमें से नक्स व मिक्का है, अग्नेशिया है, स्पाइजली है। और डॉक्टर फ्रैंकटन ने लिखा है कि उस वक़्त चूंकि इस दवा के अंदर टॉक्सिन पाया जाता है, टॉक्सिन कहाँ पाया जाता है? इसकी छाल में, इसकी रूट्स के अंदर। तो उस वक़्त के लोग इसको ओपियम के, अफ्यून के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि इसके अंदर स्टुपरफिकेशन क्यों होती है, गनूदगी क्यों होती है। और इसी टॉक्सिन के अंदर हमें जिस तरीके से बेलाडोना के अंदर एक अल्काइड एट्रोपिन पाया जाता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी एट्रोपिन पाया जाता है। और एट्रोपिन का बेसिक जो फंक्शन होता है वो या तो वो तशंजी कैफियत होती हैं, या वो आंखों के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। और कहते हैं कि अगर आप इसकी ज्यादा डोज लेंगे, ओवर डोज लेंगे, बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आपने छोटा कप चाय का पिया है तो उसका रिएक्शन भी ऐसा होगा, जब बड़ा पिएंगे उसका रिएक्शन भी ऐसा होगा। ये तो सिंपली सी बात है ना।
तो अगर थोड़ी मकदार थोड़ी डोज में लिया जाएगा तो इसके असरात और होंगे, और अगर बड़ी डोज में लिए जाएंगे तो इसके असरात और होंगे। जब बड़ी डोज में लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो आई प्यूपल्स है, आंखों की जो पुतली हैं, वो फैल जाती हैं, और जब आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं तो फिर इमेजेस होते जो है, चीजें जो होती हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई देना शुरू कर देती हैं। और अगर आप इसकी छोटी डोज, कम डोज में इसको लें, ये मटीरियलिस्टिक की बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये क्या करेगी कि कंस्ट्रिक्शन कर देगी, पुतलियां सिकुड़ जाएंगी। तो इसलिए याद रखें कि जैल्सीमियम आपकी टॉप की मेडिसिन है, करीब नजरी में, दूर नजरी में, दोहरा नजर आने। क्यों जी डॉक्टर साहब ऐसे ही है? ये बात आप इससे याद रखें कि जैल्सीमियम आइज के हवाले से और नजर की कमजोरी के लिए, चाहे वो नजदीक की हो, चाहे दूर की हो, चाहे डबल विजन नजर आ रहा हो, तो उसके लिए ये आपकी जबरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से डॉक्टर मामला साहब ने बात की थी डिलीवरी के वक्त की। तो अब जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है, अगर वहां पर हार्डनेस आ गई है यूट्रस की, क्योंकि जब एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ना, तो वो होल बॉडी का उसमें समझ लें कि चाहे वो गले का हवाला हो, चाहे वो आपके रेक्टम का हवाला हो, चाहे वो यूट्रस का हवाला हो, अगर रिलैक्सेशन आ गया, ढीलापन आ गया है, तो रेक्टम के अंदर भी आ जाएगा, ब्लैडर के अंदर भी आ जाएगा कि मरीज अपने यूरिन को कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा, स्टूल निकल जाएगा। ये भी आपको अलामत मिलती हैं। और अगर आप कंस्ट्रिक्शन में देखें तो इसमें चूंकि इस दवा का तल्लक भी उसी खानदान से है, जिस तरह आप अग्नेशिया को देखते हैं कि उसके अंदर भी गोले का एहसास होता है कि गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि एज अ डॉक्टर आपको सोचना चाहिए या इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, उसका जवाब तलाश करना चाहिए कि भाई ऐसा होता क्यों है, ये गोला आता कहाँ से है, और असल में प्रॉब्लम होता यूट्रस के अंदर है, और यूट्रस की वजह से उसकी जो सेंसेशन होती है वो गले के अंदर आती हुई महसूस होती है कि वो गले के अंदर दबाव महसूस करती है, गले के अंदर गोला सा महसूस करती है। और जब आप इसको छोटी ताकत में देते हैं तो वहां पर ये डिलीवरी को आसान कर देती है, जो हार्डनेस है उसको खत्म कर देती है। और अगर आप इसको बड़ी डोज में देते हैं तो ये वक्त को डिले कर देगी, आपको डुअल एक्शन इसका मिलेगा। अब मैं दोबारा इसी जैल्सीमियम को आपको आपके माइंड के अंदर पैथोलॉजिकल और अनाटमी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले बात की थी कि इसके 3D कहते हैं, मैं कहता हूं आप 5D भी कह लें, 3D मटीरिया मेडिका में लिखा है, आप 5D कह लें, आप साबित कर सकते हैं ये 5D भी है। तो अब सबसे अहम चीज कि इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो कहां पर होगा, और ये जो ड्रोजीनेस है या डीजीनेस है या डलनेस है, ये कहां से आई, सबसे अहम चीज कि क्यों आई। अब इस दवा का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही असर करती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर यानी कि आपके ब्रेन पर इसने इफेक्ट किया, आपके ऑक्सीपुट पर इसने इफेक्ट किया, आपके कॉर्ड्स पर इसने इफेक्ट किया, आपके सर्विकल रीजन पर इसका बड़ा जबरदस्त असर है। इसीलिए चक्कर आते हैं। अगर आप देखिए ना, ऑक्सीपुट से लिखा हुआ है, तो ये जो एरिया, ये जैल्सीमियम का टॉप का एरिया है, यहां पर प्रॉब्लम हो, मोहरों का प्रॉब्लम हो, तो जैल्सीमियम आपकी जबरदस्त मेडिसिन वर्क करती है। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसका जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है कि ये इसका जो एक्शन होता है ये मोटर नर्व्स पर होता है। अब मोटर नर्व्स को मैं समझाने के लिए इसी तरह कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद कर दें, चाहे वो बाई एयर हो, चाहे वो बाई रोड हो, चाहे वो ट्रेन के जरिए हो, समंदर के जरिए हो, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद हो जाएगा तो क्या होगा? हर चीज रुक जाएगी, हर चीज की शॉर्टेज आ जाएगी। कोरोना जो है शुरू हुआ 1 साल पहले, और बॉडी किस तरफ चली जाएगी? और मसाइल की तरफ चली जाएगी। तो अब यहां पर चूंकि मेन बात को समझने की कोशिश करें कि इसने अफेक्ट कर दिया है आपके नर्वस सिस्टम को, और खास तौर पर मोटर नर्व्स को, जो आपका हरकी निजाम है।
और जब ये मुतासर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर खून की जाहिर बात है जो गर्दिश है वो भी स्लो हो जाएगी। और जब खून की गर्दिश स्लो हो जाएगी, जहां जहां पर खून की गर्दिश स्लो होगी वहां वहां पर ये प्रॉब्लम पैदा करती जाएगी। अगर लंग्स के अंदर ऐसी कंडीशंस हो गई है, और इसकी जो काज है वो क्या है, इसकी काज है वीकनेस है, कमजोरी है। और सेम कोई भी बीमारी हो, आपके क्लिनिक में पेशेंट आया, आप केस टेक करते हैं, कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसके अंदर आप देखते हैं कि पेशेंट के अंदर शराबियों जैसी कैफियत है, क्योंकि इसका मेन एक्शन क्या है कि जब इसने नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट किया तो स्टूपिफिकेशन आ जाती है, गनूदगी आ जाती है। जब गनूदगी आएगी तो डलनेस भी आ जाएगी, लिथार्जी कंडीशन हो जाएगी। तो यही वजह है कि इस दवा को प्रीडोमिनेंट एंटीक्सोरिक रेमेडी कहा गया है। डॉक्टर संक्रांत ने इसको साइकोटिक ड्रग लिखा है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंट सोरक रेमेडी भी है। और अगर आप सोरक को जानते हैं कि सोरक के अंदर क्या होता है, हाइपो का लफ्ज, सिर्फ एक ही लफ्ज में आजम को याद रखें कि उसके अंदर हाइपो होता है, चीजों की कमी होती है, डलनेस होती है, सुस्ती होती है, लिथार्जिक कंडीशंस होती है। और साइकोसिस के अंदर क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है। यानी कि कुछ कंडीशन आपको मिलेंगी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हार्ट के हवाले से कहा था साइकोटिक, लेकिन जो डोमिनेंट कंडीशंस हैं वो सोरा की हैं। और इसी वजह से याद रखें कि फालिज के लिए ये आपकी टॉप की दवाई है। और इसीलिए विलियम बोरक ने लिखा हुआ है कि जनाब ऑल लेवल्स, हर किस्म के लेवल पर, और जिसके अंदर फंक्शनल प्रॉब्लम हो, सिर्फ कारकर्दगी का प्रॉब्लम हो, वहां पर कारकर्दगी का प्रॉब्लम क्यों होगा कि जब मोटर नर्व सिस्टम ही आपकी काम नहीं करेगी, आपका पंप उधर से बिल्कुल वो वायरिंग खराब हो गई है या बिल्कुल स्लो चल रहा है, तो आगे पानी कैसे आएगा, जारी बात है ना। तो ये जो अगर पैरालाइज कंडीशन जो है, इसके अंदर लैक ऑफ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, कि रबत का फुकदान होता है, डिस्ट्रक्शन लेवल नहीं है। अगर फालिज हो गया डिस्ट्रक्शन लेवल पर तो आपकी जैल्सीनियम वर्क नहीं करेगी। अगर फंक्शनल लेवल पर कहाँ है तो फिर ये फालिज के लिए आपकी टॉप की मेडिसिन है। क्यों, आपके बाजू के अंदर इनकोऑर्डिनेशन आ गया है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ गया है। दिमाग पैगाम भेज रहा है कि आप बाजू को ऊपर उठाएं, लेकिन चूंकि मोटर नर्व्स काम ही नहीं कर रही हैं तो ये कैसे उठाएगा, नहीं उठाएगा। तो ये इस कंडीशन को, इस कैफियत को ये दुरुस्त कर देता है। और जब किसी भी बंदे में वीकनेस हो, और इस कमजोरी का नतीजा क्या होगा एट लास्ट, जाहिर बात है फालिज होगा ना। ऐसी कमजोरी जो फालिज तक पहुंचा दे। अब कमजोरी आए कहां से, उन बीमारियों से जिनसे ये मिलती। जरूरी नहीं है कि आपने जैल्सीनियम का पौधा ही आपने इस्तेमाल किया तो आपके अंदर ऐसी कैफियत पैदा हुई है, बल्कि किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी हादसा की वजह से अगर आपने वो चीज़ों को ज़हन के ऊपर सवार कर लिया है, या किसी भी बीमारी के अंदर उस जैसी अलामात आपको मिल रही हैं जैल्सीनियम की तरह की, तो वहां पर ये दवा काम करेगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट रिलैक्सेशन, तमाम अज़ा जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं और प्रोस्ट्रेशन, नातवानी आ जाती है। अब देखें कि हमारे पास पेशेंट क्या लेने आया है। तो डॉक्टर संक्रांत ने इसके मुतालिक लिखा है कि पेशेंट आपके पास जो अनबैलेंस सिस्टम हो चुका है, जो रोजमर्रा के मामूलात वो ठीक तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, तो उनको बैलेंस के लिए वो आपके पास आता है। तो ये तो थोड़ा सा जनाब आपको मैंने इसका जो थीम बताया था कि अगर इसके थीम की डॉक्टर संक्रांत ने इसका जो मेन लिखा है कि वो कीपिंग कंट्रोल, वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल चाहता है। तो अब बात हो जाए र्यूब्रिक के हवाले से, रेपर्टरी के हवाले से, कि जब हमारे पास क्लिनिक में केस आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमने जनाब जैल्सीनियम देना है। कहते हैं कि जी इसका जो पेशेंट होता है ना वो बड़ा एप्रीहेंसिव होता है।
अब एप्रीहेंसिव का मतलब देखें ना, ये सूझबूझ भी लिखा हुआ है और खौफ भी लिखा हुआ है। अब खौफ किसको होगा? जाहिर बात है सूझबूझ रखने वाले को खौफ होगा। अकल नहीं तो मौजे मौजा में, तो जी अकल है तो फिर टेंशन भी है नहीं, फिर खौफ भी है नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा रूब्रिक है, और एक ही रूब्रिक जो है पूरी दवा के ऊपर हावी है, एक ही रूब्रिक को अगर आप अपने माइंड के अंदर फीड कर लेते हैं तो आपको जलसीमियम नहीं बोलेगी, वो है एंटीसिपेशन। अब एंटीसिपेशन क्या है? एंटीसिपेशन एक रियलाइजेशन है, फ्यूचर के मतलब है। इसके अंदर आपकी एंजाइटी भी है और एक्साइटेड भी है बंदा। अब यानी कि कोई भी मामला, खुशी का हो, गमी का हो, कैसा भी हो, हमने फर्ज कीजिए कि हमने एनुअल प्रोग्राम रख दिया है या किसी किस्म का, तो जो जलसीमियम टाइप का बंदा होगा और अर्जेंटम नाइट का जो बंदा होगा, उस पर एंटीसिपेशन का क्या इफेक्ट होगा? जो अर्जेंटम नाइट होगा वो बड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर जो है उसको वक्त, जो कहते हैं ना टाइम, स्लोली उसको वक्त गुजरता हुआ महसूस ही नहीं होता। उसके लिए जो इंतजार करना होता है वो भारी हो जाता है और वो इन चीजों को लेके बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, बड़ा परेशान हो जाएगा और हर चीज के लिए भागा भागा जाएगा कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सुबह से लगेगा और जनाब आज डॉक्टर माला साहब ने कहा कि जल्दी टाइम से, आप शबाज लेट करते हो, तो जनाब बाहर गाड़ी आ गई है, तो मेरा अभी तक जनाब मैंने मुकम्मल तैयारी नहीं है, हालांकि सबसे पहले मैंने तैयारी शुरू की थी। तो ऐसी कैफियत जो होती है ये अर्जेंटम नाइट की होती है। अब जलसीमियम के अंदर क्या है, इस पर इसका कैसा इफेक्ट हुआ कि जलसीमियम भी एंटीसिपेशन लेता है। वो तो हो गया जनाब हाइपर एक्टिव, और ये क्या हो गया, ये हाइपो हो गया। किसी बंदे के जनाब क्लिनिक पर कोई डॉक्टर आके विजिट कर जाए तो वो कहे कि जनाब मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नुमाइंदा हूँ, तो भाई आपने ये, तो आपका तो जो चलान होगा आपका मैं लिख के ले जाता हूँ, वो बेशक साइन भी करा के ना ले जाए। तो इस रीजन पर आपकी क्या पोजीशन होगी? जो बंदा जलसीमियम होगा वो क्या होगा, वो क्लिनिक पर नहीं बैठ सकेगा। अब पता नहीं क्या हो जाना है, यानी कि उसके अंदर फियर आ गया है। एक रूब्रिक है फियर, समथिंग विल, कि किसी चीज के होने का खौफ होता है। यहां पर कलकेरिया कार भी मेडिसिन है, मिनरल ग्रुप के साथ तल्लक रखती है, केयर्स एंड वरीज है उसके अंदर, उसको अपने बोन रिलेटेड ड्रग है। किसी भी मेडिसिन को याद रखने के लिए उसके की पॉइंट याद रखें। हड्डियों का ढांचा, और हड्डियों के ढांचे का क्या काम है? पूरी बॉडी को, पूरी जिस्म को इकट्ठे करके रखना, पूरे खानदान को ये इकट्ठा करके रखता है, पूरे खानदान की फिक्रें इसको होती हैं, कलकेरिया कार। इसलिए ये बहुत ज्यादा खौफ भी रखता है, एंटीसिपेशन भी रखता है। और इसकी एंटीसिपेशन ने क्या कर दिया जनाब कि वो बंदा जो अब क्लिनिक पे काम कर रहा था, उसने घर जाके लेट गया, वो खाना खा लो उसकी भूख खत्म हो गई, पानी पी लो उसकी प्यास खत्म हो गई है, बिल्कुल सुस्त हो गया। हमारे एक दोस्त हैं और शागिर्द भी हैं मेरे, लर्न रेपेटरी के अंदर वो ऐड हैं, तो उन्होंने जनाब एक मैसेज किया कि डॉक्टर साहब 4-5 दिन से मुझे पता नहीं क्या हो गया, ना मेरा क्लिनिक पे दिल लग रहा है, अजीब सी बेचैनी है, घर भी आता हूं तो बेचैनी है, बस चाहता हूं कि कोई मुझे दिखाई ना दे, अकेला जाके मैं लेट जाऊं, तन्हाई जाता है। तो मैंने मजाक से लिखा कि यार आपको नजर लग गई है। कि उसने लिखा कि यार मैं डॉक्टर साहब आपके बताए तरीके पर काम कर रहा हूं, तो मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो कोई मुझे मुर्गी दे रहा है, कोई अंडे दे रहा है। तो मैंने कहा बेटा इतने मुर्गी अंडे ले लें तो अब आपको बकरा सदका देना पड़ेगा, फिर ही मामला आगे बढ़ेगा। तो फिर उसने मुझे ऐसे रीजन बताई, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा इशू ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, कि मेरा वो क्लिनिक है, मैंने उसको कर्ज लिया था, तो वो डेट भी नजदीक आ रही है, और डॉक्टर साहब रमजान भी नजदीक आ रहा है, ना भी मिराज शरीफ आई, ना भी शबरात ने भी आना है, फिर रोज़ों ने आना है, उसने ईद की भी सोच ली। डॉक्टर साहब उसके बाद ईद भी आएगी, तो फिर जनाब कैसे मामला चलेंगे, क्या करेगा?
अब इन चीज़ों को लेके अगर बंदा जनाब परेशान हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तन्हाई का शिकार हो जाए, खाना ना खाए, पानी ना पिए, तो फिर क्या होगा? डलनेस आएगी जिस्म के अंदर, डलनेस आएगी ना, वो लेटा रहेगा। और जब उसका लीवर ही ठीक काम नहीं करेगा, वहां पर खून की सर्कुलेशन ही मुतासर होगी, तो आपका बायल्स भी जो है, सफरा भी आपका ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी किडनी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, आपका हार्ट ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, उनके अंदर स्टोन्स फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। बेस को याद रखें कि अगर आप बेस को साथ लेके चलते हैं तो आप कहाँ तक पहुंच जाते हैं। और फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो इसी चीज़ को फोकस किया था, तो बाद में पेशेंट ने बताया कि यार मेरी तो वो स्टोन भी थी, वो भी निकल गई, मेरा फलां काम भी हो गया, मेरा फलां काम भी हो गया। तो उस दवा के जब तक क्राइटेरिया को हम नहीं समझेंगे तो फिर कैसे बात चलेगी। एक रूब्रिक आपको मैंने बताया एंटीसिपेशन, तो एंटीसिपेशन के अंदर क्या आ गया? वो 3D आ गई, उसका डलनेस आ गया, सुस्त हो गया, ड्रोजीनेस हो गया, गनूदगी उसको आ गई है, उसके अंदर डेबिलिटी आ गई है, नातवानी आ गई है। अब अगर 4-5 दिन तक वो कंडीशन रहती है या उससे ज़्यादा रहती है कंडीशन, तो जाहिर बात है जिस्म क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा, जिस्म को न्यूट्रिशंस ही नहीं मिलेंगे, जिस्म का जो बॉडी ने फंक्शन करना है उसके लिए उसको खुराक नहीं मिल रही है, और जिस्म के अंदर जो जहरीले मवाद हैं वो ठीक तरीके से खारिज ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा इसके नतीजे में? इस सुस्ती और इस गनूदगी के साथ स्टूपिफिकेशन आ जाएगी, उसमें बेहोशी जैसी कि जनाब किसी ने नशा किया हो, कोई जहरीली चीज इस्तेमाल की हो, ऐसी कैफियत होगी। और फिर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर लियाज साहब कहेंगे बिल्कुल कि ऐसी हालत में जब मरीज होता है, जब उसके अंदर टॉक्सिन वाला मामला होता है, जब उसको गनूदगी में वाला मामला होता है, अगर कोई शराब पी के आता है, अगर कोई ऐसी चीज खा के आता है, तो क्या करते हैं एलोपैथिक सिस्टम में? डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं कि इसको यार पेशाब आ जाए, किसी तरीके से पखाने इसको लग जाए। तो यहाँ पर भी इसीलिए लिखा है, बार बार कहता हूँ, इसीलिए लिखा है कि यूरिनेशन से इसको अमेलियोरेशन होता है। जब पेशाब यूरिन आता है तो इसकी बहुत सारी जो कंप्लेंट है, ये फिर अपने आप को ईजी महसूस करता है। कुछ बात समझ में आ रही है ना? तो इसी यहाँ पर एक और बड़ी अहम अलामत है कि सर दर्द से पहले मरीज की आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या नजर का चले जाना। अब इस यहाँ पर देखें कि अगर किसी को सर दर्द से पहले ऐसी कैफियत आ गई है कि उसकी एकदम आंखों की बिनाई चली गई और जैसे जैसे नजर वापस आती है दर्द बढ़ता जाता है, दर्द शुरू हो जाती है, नजर बहाल हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी और भी कालीबाइक्रोम आपकी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, साइक्लिमन आपकी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, आयरस वर्सिकुलर आपकी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। और आयरस वर्सिकुलर को याद रखते हैं तो फिर उसकी जनाब खट्टी कैह को भी आप याद रखेंगे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा छीलन वाला डिस्चार्जेस होता है, कैह बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, स्टोमिक डिसऑर्डर होता है, उस वजह से पेशेंट का जो हेडेक वाला मामला होता है। तो अब आपकी एंटीसिपेशन में आपने क्या चीज़ों को अभी तक आपने अपने माइंड के अंदर फीड किया कि एंटीसिपेशन किसी भी चीज़ को लेके अगर बंदा वक्त से पहली परेशानी का शिकार हो जाता है, चाहे वो बच्चे की शादी का मामला हो, चाहे वो कोई मामला हो, अब आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आता है, अब चाहे वो उसको लो ग्रेड का फीवर रह रहा है, चाहे उसकी कोई भी उसका प्रॉब्लम है, तो जब आप पूछते हैं कि यार इन सारे मामला की भाई काज क्या है, आपकी ऐसी कंडीशन हुई क्या कि आपने कोई नशा किया है, कोई शराब पी है, तो जब आप इस लेवल पर अब पेशेंट रियलाइज करेगा कि मुझे डॉक्टर को असल चीज़ बतानी पड़ेगी, तो फिर वो आपके साथ शेयरिंग करेगा कि डॉक्टर साहब असल में मेरा प्रॉब्लम ये है, मैंने तो बेटी की शादी रखी हुई है, तो पल्ले मेरे कुछ भी नहीं है, हालात भी ठीक नहीं है, इधर से तब्दीली का भी रगड़ा लग रहा है, कोरोना ने भी कारोबार ठप कर दिया है, तो क्या बनेगा, मेरी तो भूख खत्म हो गई है, मेरी तो प्यास खत्म हो गई है, बस इन्हीं सोचों से मैं बाहर ही नहीं निकलता हूं। तो ये आप रूब्रिक फिर आप सिलेक्ट करेंगे एंटीसिपेशन, और एंटीसिपेशन के अंडर आप देखेंगे कि आपको काफी सारी अद्वियात मिलेंगी, वहां पर नक्स व निका भी आपको एंटीसिपेशन में मिलेगी। लेकिन इसका फर्क अगर करना है तो फिर आपको पता है कि नक्स व निका तो एज अ वॉरियर होता है, वो किसी भी चीज को लेके जब सोचेगा उसका वो पहलू सोचेगा कि यार यहाँ से ऐसा हो सकता है,
तो वो संभल जाएगा, वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसी से मिलते जुलते जो रूब्रिक पहला मैंने आपको बताया था कि फियर हैपन्स समथिंग विल, के कुछ ना कुछ होने का खौफ होता है, या एक और रूब्रिक है डेंजर ऑफ पेंडिंग, कि कुछ खतरात जो है वो मुंडला रहे हैं, जो हो सकते हैं। चूंकि रेपर्टरी के हवाले से अगर किसी भी चीज़ की वजाहत की जाए तो ये बहुत बढ़ जाती है। मैं बहुत शॉर्ट आपके सामने चीज़ों को बयान करता हूँ। तो अब एंटीसिपेशन एलिमेंट्स, यानी कि एक्साइटेड होने से किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे कोई तफरी का इवेंट रख दिया जाए, कहीं जाना हो, कोई ऐसा प्रोग्राम रख लिया जाए, तो उसको लेकर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड हो जाएगा, और इस एक्साइटेड से भी इसको बीमारियां लाक हो जाएंगी, और कुछ ना हो तो डायरिया इसको हो सकता है, बैड न्यूज़ से इसको डायरिया हो सकता है। और इसी तरीके से फियर के हवाले से ये एक्साइटेड के अंदर ही फियर आएगा कि अब यार कोरोना के अंदर तो एक दिन का जनाब छुट्टी थी, एक दिन स्कूल जा रहे थे, ओ अब तो जनाब रोज़ाना जाना पड़ेगा, मैंने तो इतना वर्क भी नहीं किया, तो क्या बनेगा, कैसे एग्जाम दूंगा, इतना काम तो मुझसे होगा ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, सुस्त है। तो फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल, बच्चों के स्कूल के हवाले से, ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने से डरते हो, उसके लिए ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसी तरीके से अगर कोई नया टास्क उसको दिया जाए तो उसको लेने से ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं, क्राउड में जाने से ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अब असल में पीछे ये क्या चीज़ें चल रही हैं, पीछे ये चल रहा है कि जनाब वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उस कमज़ोरी ने उसके जिस्म के अंदर डलनेस को प्रोड्यूस कर दिया है, सुस्ती काहली को प्रोड्यूस कर दिया है, उसकी उतनी खुराक नहीं रही है, वो पानी नहीं पी रहा है। तो अब जब ये सारे मामला तो होंगे तो बंदे को तो पता होगा कि यार मैं तो परफॉर्मेंस दे नहीं सकता हूँ, तो मैं फिर कैसे जाऊँगा स्टेज पर, मैं कैसे जाऊँगा पब्लिक में, मैं कैसे उन सवालों के जवाब दूंगा। असल रीज़न ये है इसकी। तो इसी वजह से जो बंदा अब किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा, क्राउड के सामने नहीं आएगा, स्टेज पे नहीं आएगा, अपनी बात को नहीं बताएगा, तो आप उसको कहेंगे कि यार तुम तो बड़े बुज़दिल हो। कवर्ड आइसिस का रूब्रिक है बुज़दिल होना, टिमिडिटी भी है, शर्मिला। इसी तरीके से डिज़ायर टू बी क्वाइट, कि ये अपनी बीमारियों के दौरान जो है ये खामोश रहना चाहता है, कंपनी भी नहीं चाहता है। और स्टूपिफिकेशन को भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, हेडेक को भी बयान कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में ये मेडिसिन के जो चीदा चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो इसी तरीके से बच्चों के हवाले से बोरेक्स, और इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, अलामत है सॉरी, कि बच्चों में गिरने का खौफ पाया जाता है, यानी